अब हमें वैदिक काल से शुरू करना है ना, क्योंकि यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं चीज़ों को। वैदिक काल से आगे की चीज़ों को अगर देखना है तो उनको समझेंगे कि क्या क्या समझना है। सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण और बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ताकि और भी लोग जुड़ सकें इससे, है ना। और जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले भी देखा है लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MPPSC और मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या है कि अभी तो सिर्फ MPPSC की क्लासेस आ रही हैं, आगे चल के बहुत सारी क्लासेस आपको अपलोड होंगी। और साथ ही हम जानकारी दे दें कि जैसे ही मैं MPPSC का प्रीलिम्स होगा ना, मेंस की क्लासेस भी आपके लिए कराई जाएंगी, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। हम शुरू करते हैं वैदिक काल को। तो वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल देखेंगे। उसके बाद फिर जो कुछ वंश हैं, महाजनपद हैं, उनको देखेंगे। फिर मगध का उत्कर्ष देखेंगे और फिर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर आएंगे। इन सब चीज़ों को समझना है, कोशिश करते हैं, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस क्लास में कंप्लीट हो जाएं। तो एक बार जय हिंद लिखिएगा कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है जो, उसके बाद जो संस्कृति प्रकाश में आई उसको ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इसका निर्माण किया था आर्यों ने। किसने किया था वैदिक सभ्यता का निर्माण, या वैदिक काल के बारे में हमें पढ़ना होता है तो आर्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्यों ने इस संस्कृति का जो है वो निर्माण किया है। देखो, वैदिक काल जो है ना, इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांट के देखा जाता है। तो पहला जो है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। तो आपको याद रखना है, वैदिक काल को दो भागों में बांट के देखते हैं ना। पहला जो भाग है वो है ऋग्वैदिक काल। कौन सा है? ऋग्वैदिक काल होता है पहला। और दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल होता है। दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से, कितने से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है वो ऋग्वैदिक काल का है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल। वहीं जो 1000 से लेके, कहाँ से? 1000 से 600 ईसा पूर्व के का जो समय है ना, वो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। ईसा पूर्व की बात की जा रही है, तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। ईसा पूर्व में, है ना। आप बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। देखो, जो अवेस्ता ग्रंथ है ना, ईरानी ग्रंथ, ईरानी भाषा का एक अवेस्ता ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसकी जो बहुत सी बातें हैं वो ऋग्वेद की बातों से मिलती हैं, है ना। तो वैदिक काल में जब हम देख रहे हैं तो पहला ऋग्वैदिक काल देखना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, है ना। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि आर्य सर्वप्रथम जो है वो पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बसे। फिर मैक्स मूलर जो हैं, इन्होंने इनको मूल निवास मध्य एशिया बताया है। इनके द्वारा ही इस वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था। और आर्यों की जो भाषा थी वह भी आपको याद रख लेनी है कि आर्यों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। कौन थे आर्य, कहाँ से आए थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्य कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इनका प्रारंभिक विस्तार कहाँ तक था, इसके बारे में जानें। तो देखो, आर्य जो शब्द होता है ना, उसका एक अर्थ तो ये होता है कि श्रेष्ठ कहलाता है ना। दूसरा अर्थ यहाँ पे दिया गया है, आर्य जो है और शब्द से निकला है और इसका अर्थ होता है उत्पादन में सामर्थ्य। क्या होता है? उत्पादन में सामर्थ्य। ये कहाँ से आए हैं? तो आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए हैं, ऐसा मैक्स मूलर मानते हैं, है ना। वहीं बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक से आए हैं। कहाँ से? आर्कटिक से आए हैं। तो मैक्स मूलर जो हैं ये मानते हैं कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, वहाँ से आए हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको आर्य आर्कटिक का मानते हैं। इनके प्रारंभिक विस्तार की बात करें तो आर्य का प्रारंभिक विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश तक था, अर्थात सिंधु व उसकी 7 नदी जो सहायक नदियां हैं वहाँ तक इनका प्रारंभिक विस्तार माना जाता है। अब हम ऋग्वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, है ना। तो देखो, ऋग्वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में हमें 3 पहलू देखने हैं विशेष रूप से। एक तो देखना है पहला राजनीतिक जीवन इनका, सामाजिक व्यवस्था देखनी है और आर्थिक जीवन देखना है ऋग्वैदिक काल में कैसा रहा है आर्यों का। तो आर्यों के राजनीतिक जीवन पर आते हैं सबसे पहले। तो राजनीतिक जीवन में आर्य समाज कबीलों में विभाजित था। तो कैसे रहते थे ये? कबीलों में रहते थे, कबीलों में विभाजित था आर्य समाज। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों के बारे में बताया गया है।
अनु, द्रुहु, पुरुहु, तुर्बस तथा यदु, ये 5 जो हैं वो क्या बताए गए हैं, कबीलों के बारे में जानकारी दी गई है राजनीतिक जीवन में आर्यों के। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी, तो जो आर्यों की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी कुल थी। कुल से आगे बढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि कुल से आगे ग्राम, फिर बिस, फिर जन का सबसे बड़ी इकाई जो थी वो मुखिया राजा हुआ करता था। तो सबसे छोटी इकाई कुल, उससे बड़ी इकाई ग्राम, उससे बड़ी इकाई बिस, और उससे बड़ी इकाई जन, और उससे बड़ी इकाई थी जो राष्ट्र थी, और उसका प्रमुख हुआ करता था राजा। सभा, समिति, बिदत राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो जो सभा और समिति थी, बिदत, ये सब क्या करती थी, राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। राजा को दिया जाने वाला जो कर था उसको बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बलि कहलाता था वो। राजा को जो कर दिया जाता था उसको बलि के नाम से जाना जाता था। दशराज युद्ध के बारे में जाने तो 10 राजाओं के संग व भरत कबीले के बीच रावी यानी कि पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था दशराज युद्ध। तो ये तो थी राजनीतिक इकाई के बारे में जाना है हमने। राजनीतिक जीवन के बारे में ऋग्वैदिक काल में कैसा था हमने देखा कि कबीलों में निवास करते हैं। 5 प्रकार के कबीलों के बारे में जानकारी दी गई है ऋग्वेद में। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी, है ना, और उससे बड़ी ग्राम, फिर बिस, फिर जन, और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र, और राष्ट्र का प्रमुख होता था राजा। सभा, समिति और बिदत्ती राजा पर नियंत्रण रखती थी, और जो कर दिया जाता था उसको बलि के नाम से जाना जाता था। इतनी चीज़ें हमने देखी हैं। साथ ही यह भी आपको याद रखना है कि जो शासक होता था उसको राजन कहा जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। जो बिस का प्रधान होता था ना, ये अभी आपने देखा है ना, इसका जो ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता है, और बिस के प्रधान को कहा जाता था पुरोहित, माफ़ कीजिएगा बिस्पति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बिस्पति। जन के जो शासक थे उसे राजा कहा जाता था, राजन कहा जाता था, है ना। और राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। तो सेनानी और पुरोहित भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब हम आते हैं इनके सामाजिक व्यवस्था पर। तो देखो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसको समझो। तो जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। कैसा था, पितृसत्तात्मक। वहीं सिंधु सभ्यता में हमने देखा है मातृसत्तात्मक, है ना। वह 4 वर्णों में ये समाज विभाजित था। कौन कौन से थे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है, ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सभी व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी। कैसी थी, कर्म के आधार पर आधारित थी, ना कि जन्म आधारित व्यवस्था थी। तो जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर आधारित थी, ना कि वर्ण के आधार पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला है। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं थे। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो बढ़िया थी, बेहतर थी, है ना, लेकिन इनको राजनीतिक अधिकार नहीं थे। नियोग प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा, नियोग प्रथा थी जो प्रचलित थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमूजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वे महिलाएं जो आजीवन अविवाहित रहती थीं उनको अमूजा कहा जाता था, और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। तो ऋग्वैदिक काल में इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं सामाजिक व्यवस्था के लिए, आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, दोबारा समझो। समाज पितृसत्तात्मक था, वर्ण व्यवस्था में वो बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन मिला है ना। और महिलाओं की स्थिति अच्छी थी लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं थे। नियोग प्रथा प्रचलित थी। आजीवन अविवाहित रहने का भी अधिकार था, और जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थीं उन्हें अमूजा कहा जाता था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था। अब हम आर्थिक जीवन को देखें तो ऋग्वेद में जो है गाय व कृषि का महत्व था, है ना। गाय व कृषि का महत्व था, पशुपालन का महत्व था एक प्रकार से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि कृषि भी होती है और गाय भी, पशुपालन भी होता है। गाय जो है संपत्ति का सूचक थी गाय, और गाय के लिए ही युद्ध हुआ करते थे उस समय। और अघन्या कहा जाता था गाय को। क्या कहा जाता था, अघन्या गाय को कहा जाता है। गायों की खोज को गविष्टि कहा जाता है। गायों की खोज को गविष्टि। व्यापार संभवतः केवल स्थानीय था। व्यापार इस समय ऋग्वैदिक काल में स्थानीय था। अच्छा, अधिकतर जो चीज़ें हैं ना वो गा से शुरू होती हैं, जैसे गाय को संबोधित कर रही हूँ, है ना। तो गाय का उस समय बहुत महत्व रहा होगा ऋग्वैदिक काल में।
अब हमने देखो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था देख ली है ना, सामाजिक व्यवस्था देख ली है, आर्थिक व्यवस्था देख ली है। अब हम आते हैं ऋग्वैदिक काल में धर्म व्यवस्था पर, है ना। तो धर्म क्या था उस समय, तो इसको भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से देवताओं की पूजा होती थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो वरुण यानी कि जल के देवता को माना गया है। मरुत जो है वो आंधी के देवता थे। पूषण जो है वो पशुओं के देवता थे। और अरण्यनी जो है वो जंगल की देवी थी। आप एक चीज़ देखो ध्यान से, तो ऋग्वेदिक जैसा बनाया गया है ना, ऋग्वेदिक काल में जैसी चीज़ों को, भगवानों को जो लिंक किया गया है नेचर से, वो बहुत शानदार तरीके से था। और वास्तव में नेचर ही सही मायने में भगवान है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में सिंधु व उसकी सहायक नदियों के ऋग्वैदिक नाम देखें तो वर्तमान नाम और ऋग्वैदिक नाम देख रहे हैं। जिसे आप अभी झीलम के नाम से जानते हो, झीलम नदी को, उसको ऋग्वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वितस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाव नदी को अस्किनी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता था। इसी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। कुर्रम नदी जो थी उसको कुर्मू कहा जाता था उस समय। और नदी तमा जो है वर्तमान में, इसको सरस्वती कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती ही हुआ करती थी। ब्यास नदी को विपाशा, ये विपाशा बासु नहीं है ना, ब्यास नदी का नाम है। ऋग्वैदिक काल में विपाशा इसे कहा जाता था। सतलुज नदी को सतुद्री कहा जाता था। काबुल नदी को कुंभा। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सदानीरा को सिंधु गंडक का, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी और सदानीरा को गंडक कहा जाता था। तो ये थे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, जो कि आपको याद रखने हैं, होने ही चाहिए आपको याद, है ना। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी यह भी याद रख लो कि दशराज का जो युद्ध है, इसका उल्लेख 7वें मंडल में है। कहाँ पे है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज का युद्ध है। और कहाँ लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के तट पर, है ना। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ये सुदास इसमें विजयी हुए थे, है ना। और पहली बार ऋग्वेद में ही शूद्र शब्द का उल्लेख मिला है, तो आपको यह भी याद रखना है ना। साथ ही जो आर्यों की व्यवस्था थी पितृ प्रधान थी, है ना, तो यह भी हम देख चुके हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। सभा समिति राजा को सलाह देने का काम करती थी, साथ ही नियंत्रण भी रखती थी, यह भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे आते हैं। ऋग्वेदिक काल में रत्नी नामक पदाधिकारी होते थे, जिनकी संख्या 12 होती थी। तो कौन से रत्नी नामक अधिकारी होते थे? ये क्या करते थे? जो सूत होता है, रथकार होते हैं, कम्मादि नामक अधिकारी जो होते हैं ना, उनको ही रत्नी कहा जाता है। और ये 12 हुआ करती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है, जिसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र जो हैं वो पैरों से उत्पत्ति हुई है। ये जो वर्णन है ये कर्म के आधार पर माना गया है। लेकिन हम आपको बताएं, वर्तमान में जैसी व्यवस्था चल रही है ना, अच्छा, गांव में हमने एक चीज़ देखी है, गांव में वे लोग भी चुनाव के समय चरणों में गिरते हैं जो कभी शूद्रों को छूते तक नहीं है। उनके चरणों में गिरे रहते हैं उनका वोट लेने के लिए, है ना। उनके घर खाना खाएंगे, वोट लेने के लिए जाएंगे, उनके पैर छुएंगे, उनकी माताओं बहनों के पैर छुएंगे, उनको पैसे देकर आएंगे। ऐसा आज भी चल रहा है। लेकिन जब कभी कोई उनके घर पे शुभ अवसर होगा ना तो वहाँ पर जाएंगे और ना पर उनको बुलाएंगे। ऐसा होता है ना। लोपामुद्रा, अपाला, बिस्वारा नामक विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित हैं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। तो यह पॉइंट याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की कन्या थी और अगस्त ऋषि से इन्होंने विवाह किया था। लोपामुद्रा ने कन्या की विदाई के समय उपहार व द्रव्य दिए जाते थे, जिन्हें उसे बहतू कहा जाता था। जो विदाई के समय, कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे बहतू कहा जाता था। आर्यों का प्रमुख खाद्य पदार्थ व दूध व उससे बने उत्पाद जैसे कुरम्भ दही व सत्तू से मिलकर बनता था। और आर्य सोमरस व सुरा का पान भी करते थे, जिसे वर्तमान समय में मदरा कहा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें,
वेद को ऋग्वैदिक काल में भीषक कहा जाता था, वेद को भीषक कहा जाता था। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया, ऋग्वेद में जो है कृषि संबंधी प्रक्रिया, ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। व्यापार पड़ी नामक लोगों के हाथों में था, तो जो व्यापार करते थे लोग उनको पड़ी कहा जाता था शायद, है ना। ये अनुमान लगाया गया है कि व्यापार पड़ी नामक लोगों के हाथों में था। ऋग्वैदिक आर्य भी तांबे से परिचित थे और बेकनाट में ऋणदाता थे, जो वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। तो जो ऋग्वैदिक समय में जो लोग बहुत अधिक ब्याज लेते थे उनको बेकनाट कहा जाता था। सभा और समिति के बारे में जानें तो ध्यान रखना आप इन चीज़ों को। देखो, सभा जो है वो वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। सभा में वृद्ध और अभिजात लोग शामिल थे। वहीं समिति में सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति में सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। विदथ में आर्यों का सबसे प्राचीन सभा थी। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन सभा हुआ करती थी। समिति में सामान्य जनता होती थी और सभा में वृद्ध एवं अभिजात वर्ग शामिल होता था। गुप्तचरों को इस समय स्पर्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को स्पर्श कहा जाता था, गुप्तचरों को। तो ये तो थी ऋग्वैदिक काल से संबंधित जानकारी, और अब हमें उत्तर वैदिक काल को समझना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आप ध्यान से सुनोगे हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देखा इंद्र जो था वो देवताओं युद्ध का नेता था, जिसे और वर्षा का देवता था। अग्नि, वरुण, धो, सोम, उषा, पूषण पशुओं के देवता थे, है ना। विष्णु विश्व के संरक्षक, और मरुत जो है वो आंधी के देवता थे। गुप्तचरों को स्पर्श कहा जाता था। हमने देखा कि कुल सबसे छोटी इकाई थी, है ना, प्रशासनिक में कुल सबसे छोटी इकाई थी, है ना। शूद्र शब्द का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में पहली बार। और सभा और समिति जो है वो राजा पर नियंत्रण रखती थी, साथ ही राजा को सलाह भी देने का काम करती थी। दशराज का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। हमने देखा दशराज का जो युद्ध है वो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था और पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। फिर हमने देखा कि ये जो व्यवस्था थी सामाजिक व्यवस्था में पितृ प्रधान थी, कैसी? पुरुष प्रधान थी, है ना, पुरुष प्रधान व्यवस्था थी। साथ ही हमने यह भी देखा कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था उसमें सोमरस का उल्लेख मिला है। किसका? सोमरस का उल्लेख मिला है ना। वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य जो होते थे 3 प्रकार के वस्त्रों को भी धारण करते थे, बास, अधिवास और उष्णीय, है ना। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। तो अंदर जो कपड़े पहने जाते थे उनको नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे अपने अंदर जो कपड़ा पहनते थे उसे नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के भी कुछ साधन हुआ करते होंगे उस समय, है ना। तो जैसे संगीत होगा, रथ दौड़ होगी, घुड़दौड़ होगी, है ना। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। गाय को अधन्या कहा गया है, यह भी हमने देखा। कृषि भी की जाती थी ऋग्वैदिक काल में और पशुपालन भी किया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल की नदियों को देखा है, उनके प्राचीन नाम देखे हैं, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। हमने देखा कि जो ब्यास नदी है उसको प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था और गंडक को सदानीरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोमल नदी को गोमती कहा जाता था और जो काबुल नदी है उसको कुंभा कहा जाता था। चिनाब नदी को प्राचीन काल में अस्किनी और रावी नदी को परुषणी कहा जाता था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। हमने साथ ही यह भी देखा कि व्यापार स्थानीय था, है ना, और जो व्यक्ति व्यापार करते थे शायद उनको पड़ी कहा जाता था, और ऐसे व्यक्ति जो ऋणदाता थे और बहुत अधिक ब्याज लेते थे वो बेकनाट कहलाते थे। फिर हमने सभा, समिति और विदत के बारे में जाना। हमने जाना जो सभा है वो वृद्ध एवं अभिजात वर्ग के लोगों की है और जो समिति है वो सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा है। और फिर विदत के बारे में जाना जो आर्यों की सबसे प्राचीन सभा है। अब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, तो उत्तर वैदिक काल को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखो क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो
उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि मुख्य शामिल हैं। इस संस्कृति के निवासियों का मुख्य केंद्र रहा है मध्य देश। कहाँ पर रहा है? मध्य देश रहा है। तो पहले क्या हुआ होगा? देखो, पहले पंजाब और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, है ना, आर्य, पर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते आ रहे थे, तो वो अब कहाँ आ गए हैं? मध्य देश में आ गए हैं। इस संस्कृति के निवासियों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, मध्य प्रदेश नहीं, है ना। भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन विदेह माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण में से ज्ञात होता है। इस काल में सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग हो गया था। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में त्रिककुद, क्रौच व मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह व अंगराज्य से परिचित थे, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये मध्य देश में निवासरत रहे होंगे। प्रमुख यज्ञों की बात करें उस समय के, तो एक अश्वमेध यज्ञ होता था। क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? इसको जान लो आप। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए क्या करते थे उस समय? एक घोड़े को छोड़ा जाता था स्वतंत्र, और वो जहाँ तक पहुँचता था ना, वो सारा राज्य जो है वो राजा का माना जाता था। और अगर कोई छेड़ता था उसे, तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर कोई भी उसको रोकता था तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। ये अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार से होता था। राजसूय यज्ञ होता था, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन किया जाना वाजपेयी यज्ञ होता था। एक होता है पुरुषमेध यज्ञ, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ एवं विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान होना पुरुषमेध यज्ञ है। उत्तर वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अब हम देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। इस समय पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के साक्ष्य मिलते हैं। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। तो देखो, पहले तो सभा में स्त्रियां होती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया ना, तो जो समिति सभा थी ना, उसमें स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया? वर्जित हो गया, एवं समाज के प्रभावशाली लोगों का क्या हो गया? वर्चस्व कायम हो गया। इस काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। कौन सा था? पांचाल जो है वो सर्वाधिक विकसित राज्य हुआ करता था इस समय। अथर्ववेद में पारीक्षत को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में पारीक्षत को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। तो जो अथर्ववेद है, पारीक्षत को मृत्युलोक का देवता बताया गया है ना। और राज्य उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। यजुर्वेद में श्रेष्ठ जनों की संस्था सभा एवं राज्य की केंद्रीय संस्था समिति कहलाती थी। राजा को आय का 16वां भाग मिलता था अथर्ववेद के अनुसार। और ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह एक नियमित कर हो गया था। तो ऋग्वैदिक काल में जो कर दिया जाता था उसे बलि कहा जाता था, वो उस समय स्वैच्छिक कार्य था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया तो इसे नियमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नियमित कर दिया गया। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो कैसी रही होगी उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, इसको समझ लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। तो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आता जाता है ना, वैसे वैसे ये जो वर्ण व्यवस्था है जोर पकड़ती जाती है, तो अत्यधिक रूप से कठोर होती जाती है। वर्णों का आधार कर्म ना होकर जाति पर आधारित होने लगा, और जन्म पर, है ना, जाति और जन्म पर आधारित होने लगा। समाज में 4 वर्ण थे। उत्तर वैदिक वर्ण व्यवस्था देखें हम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। आपको याद रखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। इस काल में केवल वैश्य ही कर देते थे। तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ वैश्य जो होते थे ना, सिर्फ वही कर देते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें गार्गी, गंधर्व, गृहीत्या, मैत्रेयी, वेदत्रयी और कात्यायनी आदि विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में मिला था
लोक मुद्रा का, है ना, अपाला का, इन सब का नाम मिला था यहाँ पे। गार्गी, गंधर्व, ग्रहती, ग्रहिता, मैत्रेयी, वैदित्रयी, कात्यायनी, इन सबका उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। तो ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा है वो गिरावट आ गई थी उसमें। यत्रे ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। क्या कहा गया है? पुत्री को कृपण कहा गया है यत्रे ब्राह्मण में। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो जो जवालोपनिषद है ना, उसमें सबसे पहले चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। किसमें? जावालोपनिषद में। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। उत्तर वैदिक काल में जो हल था उसको सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाने लगा था, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही जो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान ले लिया था प्रजापति ने, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है वो प्रजापति हो गए थे। अब हम आर्थिक व्यवस्था पर आते हैं। इस काल में पशुपालन मुख्य पेशा ना होकर प्रथम पेशा बन गया था, है ना। और इस काल में लोहे के उपयोग होने से कृषि में क्रांति आई एवं धान की प्रमुख कृषि फसल बन गई थी, है ना। तो धान के बारे में आपको याद रखना है। अतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा में। तो देखो लोहे के जो औजार हैं वो बनने लगे थे, है ना, 1000 ईसा पूर्व के आसपास। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा तथा यजुर्वेद को हल को शीर कहा गया है। इस काल में 4 प्रकार के बर्तन यानी कि मृदभांडों से परिचित हुए हैं। काले व लाल मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, फिर भी सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग अभी भी किया जाता था। तो मुद्रा का तो निर्माण हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है वो वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था सामान्य लेन देन में। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति को भी देख लेते हैं। तो कर्मकांडों का मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था। कौन सा? उत्तरी दोआब। इस काल के 2 प्रमुख देवता इंद्र एवं अग्नि का पहले के जैसा महत्व नहीं रहा था। उसके स्थान पर प्रजापति सृष्टि के देवता के रूप में और निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए थे। कौन? प्रजापति। इस काल में जो है पूषण देव पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। तो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो जो पूषण पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए थे। महाभारत, जय संहिता, महाभारत एवं रामायण इस काल के 2 महाकाव्य थे। तो रामायण और महाभारत इस काल के उत्तर वैदिक काल के 2 महाकाव्य हैं। इस काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड्दर्शन, सांख्य योग, न्याय योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हुआ है। इनको हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। प्रमुख दर्शन एवं उनके रचयिता की बात करते हैं और इनका जो निर्माण है किस युग में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। देखो जो चारवाक दर्शन है ना, चारवाक दर्शन, ये इसके रचयिता हैं, प्रवर्तक हैं चारवाक, है ना। और जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। तो पूछा जाए चारवाक तो उसके चारवाक ही हैं, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। न्याय के हैं गौतम, है ना। तो न्याय के कौन है? गौतम हैं। और योग के कौन है? पतंजलि हैं योग के। पूर्व मीमांसा जो है इसके जैमिनी हैं, प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण। वैशेषिक के हैं कणाद, वैशेषिक कणाद या उलूक जो है वो वैशेषिक के होते हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। चारवाक प्रवर्तक हैं चारवाक, सांख्य के कपिल मुनि, न्याय के गौतम, योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायण। वहीं वैशेषिक के कणादया मूल, कणादया उलूक जो हैं वो इसके प्रवर्तक थे। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। ऋग्वेद के पुरोहित जो थे वो होर्त थे। इन पुरोहितों ने ऋक संहिता का सृजन किया था। ऋग्वेद के जो पुरोहित थे वो कौन थे? होर्त थे। ऋग्वेद के पुरोहित होर्त हुआ करते थे।
इन पुरोहितों ने ऋक् संहिता का सृजन किया था। वहीं जो सामवेद का जो गायन करने वाले थे उनको उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता था? सामवेद का गायन करने वालों को उद्गाता कहा जाता था। जो यजुर्वेद है उसके मंत्रों का उच्चारण करने वालों को अथर्वयु कहा गया है, और अथर्ववेद में जो विधि पूर्वक संपन्न सभी यज्ञों को करते थे उनको ब्रह्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मा। तो देखो, ऋग्वेद के लिए याद रखना है आपको होर्थ, है ना, और सामवेद के लिए उद्गाता, यजुर्वेद के लिए अथर्वयु और अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा याद रखना है आपको। थोड़ा सा वेदांग के बारे में भी जान लेते हैं। यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, है ना। तो वेदांग 6 हैं। पहला है छंद, है ना। कौन सा है? छंद। वेदों के पाद जो है ना, वेदों की एक पाद के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिष जो है ये वेद की आँखों के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा जो है वो वेदों की नासिक के रूप में जाना जाता है, शिक्षा को, है ना। और कल्प को वेदों के हाथ, निरुक्त को वेदों के कान और व्याकरण को वेदों के मुख के रूप में जाना जाता है। तो वेदांग आपको याद रखने हैं 6। कौन कौन से? छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण। जो कल्प है वो वेदों के हाथ हैं, निरुक्त वेद के कान हैं, और जो व्याकरण है वेद के मुख हैं। शिक्षा वेद की नासिका, ज्योतिष वेदों की आँख हैं, और छंद जो है वेद के पाद हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। हम इसको पढ़ते हैं, आप ध्यान से समझोगे। मनुस्मृति जो है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। पहला जो है ब्रह्म विवाह कहलाता है। पहला, जिसमें क्या होता है, जो योग्य वर होता है ना, वह योग्य वर को खोजकर माता पिता के द्वारा जो कन्या का विवाह किया जाता है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। एक होता है देव विवाह। इसमें क्या होता है, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ जब कन्या का विवाह होता है तो वह देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गायों के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, वर द्वारा स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। आसुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विवाह आसुर विवाह है। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष जो है वो प्रेम में वशीभूत होकर जब विवाह करते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह, विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना पैशाच कहलाता है। वहीं राक्षस विवाह में शामिल है बलपूर्वक कन्या से विवाह करना, राक्षस विवाह में शामिल होता है। 16 संस्कारों के बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हिंदू मैथोलॉजी में 16 संस्कार होते हैं। पहला जो है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन और चौथा होता है जातकर्म। इनके बारे में विस्तार से हमने संकल्पना एवं विचार वाले वीडियो में देखा था, तो इनको आप पढ़वस लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो इनका। यहाँ से क्वेश्चन सीधे नहीं बनेगा, है ना, इनके अंदर से क्वेश्चन बनेगा जो हम संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिकों में कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और उसमें प्ले लिस्ट पर जाना और देखना MPPSC यूनिट 1 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाओगे आप तो आपको संकल्पना एवं विचार वाले सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हो इसको। महाजनपदों का उदय देखना है हमें। तो क्या हुआ, जब ये 6वीं सदी थी ना, इसमें अलग अलग चीज़ों का विकास हो रहा था, है ना। लोहे के बढ़ते प्रयोग ने प्रारंभिक सिक्कों के विकास होने लगा था, है ना, मुद्राओं का चलन चलने लगा था। तो इससे क्या हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ और 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है हमें, जो बौद्ध ग्रंथ है आगंतुर निकाय, इससे कैसे बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं इनकी जनपद और महाजनपद और राजधानी कौन कौन सी थी। तो पहला है काशी। जो काशी है इस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी और कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती और अयोध्या। मगध की राजधानी में राजगृह और गिरिव्रज आपको याद रखना है। अंग की राजधानी में चंपा। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर एवं पावा। चेदी एवं चेती की राजधानी थी सुक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी वत्स की राजधानी? कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपिल्लय राजधानी हुआ करती थी। और मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर।
सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी और अस्मक जो है वो पोतन पोटिल राजधानी हुआ करती थी अस्मक महाजनपद की। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, एक तो उज्जैनी और एक थी महिष्मती। गांधार जो महाजनपद था तक्षशिला उसकी राजधानी थी और कंबोज जो महाजनपद था राजपुर और हाटक उसकी राजधानी हुआ करता था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि मेरठ तथा हरियाणा में है वर्तमान में। मगध, कौशल, वत्स और अवंती जो हैं सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे उस समय। बज्जी एवं मल्ल में बज्जी और जो मल्ल है यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि अन्य 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था से संबंध रखता है, तो बज्जी और मल्ल इन दोनों में से ऑप्शन होगा कोई ना कोई। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो जो अस्मक महाजनपद है वो गोदावरी के तट पर स्थित था, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। और अभी हमने क्या देखा, अस्मक की राजधानी है पोतन या पोटिली राजधानी हुआ करती थी अस्मक की। बज्जी की राजधानी वैशाली थी, ये अभी हमने देखा ही है पहले। और वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। इसका निर्माण 500 ईसा पूर्व से में हुआ था। बज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ हुआ करता था और वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पांचाल को कहा गया है। तो जो वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पांचाल को कहा गया है। बुद्ध के समय में कौशल का राजा प्रसन्नजीत एवं अवंती का शासक प्रघोत था। तो बुद्ध के समय में ही कौशल का राजा प्रसन्नजीत और अवंती का राजा प्रघोत था। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वर्तास्त्रोत जीवनी कहा जाता था और गांधार की राजधानी तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। कंबोज प्राचीन समय में अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात थी। जो कंबोज था वो अपने घोड़ों के लिए जाना जाता था। बुद्ध के समय गणतंत्र की बात करें तो बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें 8 बज्जी संघ के और 2 थे जो वो मल्ल के अंतर्गत आते थे। तो हमने पहले ही देखा है कि बज्जी और मल्ल जनपद महाजनपद जो है ना इनमें गणतंत्र था, है ना। बाकी 14 जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्र हुआ करता था। इन 2 महाजनपदों के अंतर्गत 10 गणतंत्र आते थे। कपिलवस्तु के शाक्य, एक तो गणतंत्र था कपिलवस्तु के शाक्य, है ना। अलग अलग संघ हुआ करते थे उस समय। सुमार गिरी के भाग, अलकप्प के बुली, केशपुत के कालाम और रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पाबा के मल्ल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के जो हैं वो विदेह शामिल हुआ करते हैं इसमें। अब हम मगध का उत्कर्ष जो है मगध राज्य की बात करेंगे और इसमें हम हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को समझेंगे। हरेक वंश का जो समय है आपको याद रखना है 544 से 412 ईसा पूर्व और इसके प्रमुख शासकों में बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन का नाम याद रखना है। वहीं शिशुनाग वंश में आपको 412 से 334 ईसा पूर्व तक का समय शिशुनाग वंश का है, जिसमें कालाशोक, काकवर्ण और नंदीवर्मन वर्धन का नाम याद रखना है। और नंद वंश का समय है 344 से 323 ईसा पूर्व तक। महापद्मनंद और घनानंद का समय जो है हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम हरेक वंश की बात करते हैं और इसका जो प्रमुख शासक है बिंबसार, उसकी बात करते हैं। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो गिरिव्रज थी। क्या थी मगध की प्रारंभिक राजधानी? गिरिव्रज बनाई बिंबसार ने। बिंबसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है बिंबसार को। तो जो बिंबसार है वो संबंध रखता है हरेक वंश से, मगध का शासक रहा है, राजधानी गिरिव्रज को बनाई थी, प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता था और वास्तविक संस्थापक भी इसी को माना जाता है हरेक वंश का। साथ ही मगध साम्राज्य का भी संस्थापक माना जाता है। बिंबसार ने अंग राज्य जीत कर उसे मगध में मिलाया था। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसने अंग राज्य को जीत कर मगध में मिलाया था? बिंबसार ने मिलाया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ क्या किया था? नियुक्त किया था शासक के रूप में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिंबसार ने राजगृह का निर्माण करवाया, जिसके वास्तुकार महागोविंद थे। तो राजगृह का निर्माण भी बिंबसार ने ही करवाया था। बिंबसार ने अपना वैद्य जो था राजवैद्य जीवक को
अवंती नरेश प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। तो अवंती नरेश प्रघोत थे जो, इनके इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। और मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षैत्रोजस या जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह गौतम बुद्ध के समकालीन भी था। तो बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो राजवैद्य जीवक हैं वो उपचार करने गए थे अवंती के नरेश प्रघोत के लिए। और बिंबिसार और जो अवंती नरेश हैं वो एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन जो अजातशत्रु है उन्होंने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया था। इससे जो अवंती नरेश हैं वो नाराज हो गए थे। और जो अजातशत्रु है वो जीवन भर अवंती नरेश प्रघोत से डरता रहा है। अजातशत्रु का समय रहा है 492 से 461 ईसा पूर्व तक। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु कुणिक कहा जाता है, इसको मगध का शासक बना। इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने पिता की हत्या की थी, पितृहंता। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री बाजीरा के साथ हुआ था। तो अजातशत्रु का जो विवाह है कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पुत्री बाजीरा के साथ हुआ था। अपनी साम्राज्यवादी नीति एवं मंत्री वत्सकार की कूटनीति के कारण अजातशत्रु ने काशी एवं बज्जी संघ को युद्ध में पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो पूछा जा सकता है काशी और बज्जी संघ को अब मगध में मिलाने का कार्य किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। इस युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियार का प्रयोग किया गया। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो अजातशत्रु उस समय शासक था जब बुद्ध को क्या हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण भी कराया था। इसी काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो इसी के काल में अजातशत्रु के समय में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बुद्ध शिक्षाओं को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो अजातशत्रु की हत्या जो है वो उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो देखो, सबसे पहले हमने बिंबिसार को देखा। बिंबिसार के बारे में हमने जाना कि इसने राजधानी गिरिव्रज को बनाया। एक शक्तिशाली शासक हुआ है हरेक वंश का, जिसे मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर हमने देखा कि इसने अंग को पराजित किया, जो अंग महाजनपद है उसको पराजित करके मगध में मिला लिया और अपने पुत्र को वहाँ का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने ही राजगृह का निर्माण कराया था। हमने देखा बिंबिसार ने राजवैदिक जीवक को जो है वो अवंती नरेश के उपचार के लिए भेजा था। साथ ही हमने यह भी देखा कि जो बिंबिसार है उसकी हत्या कर दी किसने? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु खुद शासक बन गया था। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है ना। और इसका विवाह जो है अजातशत्रु का बाजीरा से हुआ था, जो कि प्रसन्नजीत की क्या थी? पुत्री थी। अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए जाना जाता था। इसने युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था हथियार के रूप में। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के ही शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ है ना। और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी राजगृह में की गई थी। कहाँ पर? राजगृह में की गई थी, है ना। और प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है वो रचना की गई थी, लिपिबद्ध किया गया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। ये हमने 2 शासक पढ़ लिए हैं। अब हम उदयन के बारे में जानेंगे। उदयन का समय रहा है 460 से 444 ईसा पूर्व। उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। तो देखो, जो बिंबिसार था वो तो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उदयन जो हुआ है ना उसने जैन धर्म को मानने वाला था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता तथा जैन ग्रंथों में पितृभक्त बताया गया है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी भी बनाई थी। हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या करके उस अमात्य शिशुनाग ने कर दी थी। तो हरेक वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो नागदशक है। नागदशक का नाम याद रखना है आपको। और उसके बाद जो वंश आया वो था शिशुनाग वंश। तो हरेक वंश हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। किसकी? शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश के बारे में जानते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो 412 ईसा पूर्व में की गई थी। कब की गई थी? 412 जो ईसा पूर्व है उसमें की गई थी शिशुनाग वंश की स्थापना। अवंती वत्स राज्य पर अधिकार कर शिशुनाग ने, तो अवंती और वत्स पर किसने अधिकार किया था? शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था।
वहीं हमने देखा अंग महाजनपद को किसने मिलाया था, तो अंग को मिलाया था बिंबिसार ने, और बज्जी को मिलाया था किसने, अजातशत्रु ने, और अवंती को और वत्स राज्य को किसने मिलाया है, शिशुनाग ने। उस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। बज्जियों के ऊपर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। इस वंश का प्रतापी शासक कालाशोक हुआ है, जो 394 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कालाशोक का नाम पुराण एवं दिव्यादान में काक वर्ण के रूप में मिलता है। तो कालाशोक जो है उसको पुराणों और दिव्यादान में काक वर्ण के रूप में बताया गया है। इसने अपनी राजधानी वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों बाद कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। और फिर आता है नंदवंश। इस नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक हुआ है। तो नंदवंश का जो संस्थापक है महापद्मनंद, वो एक शूद्र था, है ना। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद ने एक राट सर्वछत्रांत क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं भार्गव द्वितीय परशुराम का अवतार की उपाधि भी धारण की है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में घनानंद के समय में सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में? धनानंद के समय में। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज भी कहा है, तो घनानंद को अग्रमीज भी कहा गया है। धनानंद अलोकप्रिय शासक था, जिसे जनता असंतुष्ट थी एवं इसके ही दरबार में चाणक्य जो हैं तक्षशिला के आचार्य को अपमानित किया गया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो हम मौर्य वंश को पढ़ें उससे पहले अब हमें प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं ना, उनको समझना होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म को समझना होगा। उसके बाद फिर हम मौर्य और मौर्योत्तर काल पर पहुँचेंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है महाजनपद काल, यही वो समय है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ और अपने चरम पर भी पहुँचा था। तो यहाँ पे अभी हमें पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे और फिर हम मौर्योत्तर और मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को समझेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। को जो टॉपिक आते जाएंगे जैसे जैसे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू करेंगे, है ना। तो बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इन सबको समझेंगे और कुछ आगे की चीज़ें भी समझेंगे। जो क्लास है आपकी वो 45 मिनट से कम की नहीं रहेगी, है ना। तो हर एक क्लास 45 मिनट से अधिक की रहेगी। कोशिश करेंगे कि कोई लंबी सी क्लासेस भी आ सकें जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी से ही कंटेंट कंप्लीट हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।